गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चल रही थी। अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो भी टॉपिक थे अपन ने पूरे कर लिए थे। आज अपन एक रिवीजन क्लास के बेस पे पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है उसको तैयार कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और आज की क्लास के बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित जो भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको अपन पूरा करेंगे। देखो भाई, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा था अपना साझेदारी का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अपन ने साझेदारी की आवश्यकता। कि अगर अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है तो पार्टनरशिप की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन ने बात की थी कि यदि एकांकी व्यापार हो तो समस्त पूंजी एक ही बंदे को लगानी पड़ती है, और पार्टनरशिप हो तो पूंजी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। दूसरी बात, अगर एक ही बंदे को पूंजी लगानी पड़े तो वो अपने पास उपलब्ध सीमित पूंजी ही लगा सकता है, और अगर पार्टनर्स की संख्या अर्थात मालिकों की संख्या एक से ज्यादा हो तो पूंजी अधिक पूंजी का इन्वेस्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था विशेषज्ञ व्यक्तियों का प्रवेश। कि भाई यदि एकांकी व्यापार है तो उसमें एक ही बंदा मालिक होता है, और पार्टनरशिप में मालिकों की संख्या एक से ज्यादा होती है, वो उन सभी बंदों को शामिल किया जा सकता है जो अपने फील्ड में विशेष एक्सपर्टाइजेशन, विशेष योग्यता रखते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था जोखिमों का बंटवारा। तो इसके अंदर अपन ने बात की थी कि एकांकी व्यापार है तो उसमें समस्त जोखिम किसी एक ही बंदे को उठानी पड़ती है, और अगर पार्टनरशिप हो तो जो भी जोखिम हुई अर्थात जो भी लॉस हुए हैं उन लॉसों का आपस में डिवाइडेशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक था अपना साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी अपना जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 है, इसकी सेक्शन 4 के अंदर इसकी परिभाषा लिखी हुई थी। और वो परिभाषा बोलती थी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यापार के लाभों और हानियों का विभाजन करने के लिए सहमत होते हैं जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, साझेदारी कहलाती है। पार्टनरशिप क्या थी? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में मिलना, फिर व्यापार का होना, व्यापार का संचालन, और कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यापार उन सभी के द्वारा चलाया जाए, उनमें से कोई एक बंदा या उनमें से कुछ बंदे मिलकर भी चला सकते हैं। उसके बाद में अपन ने इसके बारे में बात की थी कि जो जैसे मान लो 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर मिले हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अपन साझेदार कहते हैं, और सामूहिक रूप से इसको अपन फर्म का नाम देते हैं। अर्थात जिस नाम से व्यापार का संचालन किया जाता है उसको तो अपन फर्म कहते हैं, और मालिकों को व्यक्तिगत रूप से अपन साझेदार कहते हैं। उसके बाद में विशेषताओं के बारे में बात की थी, साझेदारी की विशेषताएं। तो ये थ्योरेटिकल सिंपल सा टॉपिक है। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, व्यापार का होना जरूरी है, जोखिमों का इसमें बंटवारा हो जाता है, लाभों और हानियों का विभाजन किया जाता है, अपना जो साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग इसमें काम करना पड़ता है, आदि आदि इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट टॉपिक था अपना पार्टनरशिप डी, साझेदारी संलेख। और साझेदारी संलेख क्या कहता था? साझेदारी व्यापार से संबंधित नियमों और उपनियमों को तैयार करना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। और वहां पर अपन ने बात की थी कि साझेदारी संलेख मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका लिखित में होना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सी कंडीशन रहती है, जब संलेख अर्थात साझेदारी व्यापार से संबंधित सभी शर्तों को अगर अपन लिखित में तैयार करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एग्जाम में रिपीट होता है, वो क्या साझेदारी संलेख का लिखित में होना
अनिवार्य है? तो नहीं, बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ये मौखिक भी हो सकता है। इस पॉइंट को अपन स्पेशल नोट्स के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें। किन किन पॉइंट्स को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है? साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली शर्तें या बातें, क्या क्या लिखा जाता है भाई? फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, साझेदार का नाम क्या है, साझेदार का पता क्या है, किस किस पार्टनर ने कितने कितने पूंजी लगाई है, फर्म का उद्देश्य क्या है, साझेदारों को वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना कितना मिलेगा, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाना है या नहीं दिया जाना, और अगर देना है तो किस रेट से देना है, साझेदारों को उनके आहरणों से के ऊपर ब्याज पार्टनर से लेना है या नहीं लेना, और अगर लेना है तो किस रेट से लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस विधि से अपन तैयार करेंगे, आदि आदि सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने, पॉइंट नंबर 6, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, इनके बारे में अपन ने बात की थी कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लाभों का विभाजन समान अनुपात में होगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों से उनके आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को पूंजी के अलावा लोन के रूप में, ऋण के रूप में अगर कोई राशि दे रखी है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये 6% रेट जो है वो कब है? जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तब मिलेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में मान लो इन्होंने 10% पहले से डिसाइड कर ली तो सीधी सी बात है पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है, और अगर लोन के ऊपर ब्याज की दर 10% लिखी हुई है तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 10%। लेकिन अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं लिखी गई है तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट कौन सा लागू होगा? अपना रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और ऐसी स्थिति में पार्टनर्स को 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा सभी पार्टनर्स फर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं, सभी पार्टनर्स फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था अपना टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। अगर प्रकारों के बारे में बात करें तो मेनली अपन ने चार भागों में इसको विभाजित किया था, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, वैधता के आधार पर, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप, दायित्व के आधार पर सीमित लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी में अपन ने बात की थी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पार्टनरशिप नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, असीमित दायित्व वाली साझेदारी, अर्थात यदि फर्म के समापन पर दायित्वों का भुगतान करने के लिए राशि कम पड़ती है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियां बेचकर भी दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो इसे अपन अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। और किसी भी फर्म में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होना अनिवार्य है। उसके बाद में अपन ने ऐच्छिक और विशेष पार्टनरशिप के बारे में बात की थी। ऐच्छिक पार्टनरशिप होती है जो साझेदारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, और विशेष पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की गई है और उद्देश्य के समाप्त होते ही पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी के बारे में बात की थी। तो निश्चितकालीन साझेदारी वो होती है जो किसी निश्चित समय के लिए तैयार की गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 5 वर्ष के लिए, और जैसे टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में भी अनिश्चितकालीन साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप जिसकी कोई समय सीमा पहले से निर्धारित नहीं हो, उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते थे। उसके बाद में वैधता के आधार पर, वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अपन ने 2 टाइप पढ़े थे यहाँ पर, वैलिड पार्टनरशिप और इनवैलिड पार्टनरशिप, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध पार्टनरशिप होती है जो कानून के नियमों की पालना करती है,
अर्थात कानून के नियमों का अनुसरण करते हुए अपने व्यापार का संचालन करती है, वैध पार्टनरशिप कहलाती है। और ऐसी पार्टनरशिप जो कानून के नियमों की पालना नहीं करती, अवैध पार्टनरशिप या अवैध साझेदारी कहलाती है। अब यहाँ पर अपन एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाता हूं कि किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप फर्म अवैध हो जाती है। तो वहां पर 3-4 पॉइंट अपन ने पढ़े थे। वहां पर पहला पॉइंट था कि या तो फर्म का उद्देश्य क्या हो, अवैध हो जाए। जैसे मान लो अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, जब स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी, उस टाइम पर फर्म का उद्देश्य वैध था, वैलिड था, लीगल था, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने अपना उद्देश्य चेंज कर लिया, तो क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म अवैध हो जाएगी। या फिर या जो पार्टनरशिप जो है वो अंतरराष्ट्रीय नीतियां जो है, अपने जो नियम बने हुए उन नियमों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म अवैध हो जाएगी। इसके अलावा पार्टनरशिप में आपको पता है न्यूनतम पार्टनर जो होनी चाहिए 2, मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए 2, और अधिकतम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं 50, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं 100। तो जो भी सीमा है, न्यूनतम पार्टनर कितने होने चाहिए 2, या तो 2 से कम हो जाए, और अधिकतम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 50 और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100। इसके बारे में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में अपन स्पेशल नोट लास्ट में बात करेंगे। जो भी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा है, न्यूनतम सीमा से कम हो जाए, अर्थात 2 की जगह कितना हो जाए 1, और अधिकतम सीमा फॉर एग्जांपल मान लो 50 है, तो 50 से अगर 51 बंदे साझेदार हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप अपनी अवैध हो जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर फोर्थ पॉइंट था कि यदि कोई शत्रु राष्ट्र का नागरिक अपना साझेदार बन जाए तो ऐसी कंडीशन में भी अपनी पार्टनरशिप फर्म अवैध हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज अपन कोई पार्टनरशिप करते हैं, इंडिया में अपन कोई पार्टनरशिप करते हैं, और इंडिया का सबसे शत्रु राष्ट्र जो है वो पाकिस्तान है। अगर अपनी पार्टनरशिप में पाकिस्तान के बंदे को पार्टनर बना लेते हैं तो शुरुआत होते ही पार्टनरशिप क्या है, इनवैलिड है, अवैध है। लेकिन जैसे मान लो आज चाइना अपना लीगली ऑथेंटिक तरीके से देखें तो चाइना अपना दुश्मन नहीं है, लेकिन मान लो जैसे युद्ध की तैयारी चल रही है, ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है, और अगर अपन ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर आज की डेट में अगर चाइना के बंदे को पार्टनर बनाते हैं तब तो क्या है, वैलिड है, वैध है। लेकिन मान लो इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए और ऐसी कंडीशन में अगर चाइना के बंदे को अगर अपन पार्टनर बना ले, अर्थात शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति को साझेदार बना ले, तो अपने पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट जो थे वो अपन ने पूरे किए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं, साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन करने के लिए बनाते हैं। कब तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाते के तैयार करने के बाद किया जाता है। अर्थात यूं कहूं कि ये लाभ हानि खाते का एक विस्तृत रूप है, इसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है। नेचर कैसा होता है, नाममात्र खाते की तरह होता है, और इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है। इसमें अगर बात करें तो साझेदारों को मिलने वाला वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, इसके अलावा पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज, और यदि कोई रिजर्व के अंदर अगर अपने को पैसा ट्रांसफर करना है तो वो, और इसके बाद में जो भी राशि बचती है उसको पार्टनर्स के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट 9th टॉपिक किया था अपन ने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। अगर पूंजी खाता रखने की विधियों के बारे में बात करें तो अपन ने 2 विधियां पढ़ी थी, स्थायी पूंजी खाता विधि, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर स्थायी पूंजी खाता विधि के बारे में बात करें तो इस विधि में अपने को 2 खाते खोलने होते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पूंजी से संबंधित ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता था, और इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिखे जाते थे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो इस विधि में स्थायी पूंजी खाता विधि से
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है सामान्यतः क्या रहता है, स्थिर रहता है। कब कब परिवर्तित हो सकता था, या तो किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई हो, एडिशनल कैपिटल लगाई हो, या पूंजी में से कोई स्थायी आहरण किया हो, तो ऐसी कंडीशन में ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो लाभ हानि नियोजन खाता था, इसके अंदर जैसे पार्टनर्स को वेतन मिला, कमीशन मिला, पारिश्रमिक मिला, पूंजी पर ब्याज मिला, लाभ मिला, ये सारी की सारी बातें कहां लिखी जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी। इसका मतलब कैपिटल से संबंधित ट्रांजेक्शन कहां लिखे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। फिर दूसरा मेथड था अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इस विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता था, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यूं भी कह सकता हूं कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें अपन ने कितने खाते बनाए, 2। इन दोनों खातों का जो मर्ज रूप है, वही मिश्रित रूप है, वही कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस मेथड से, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से। अर्थात इसमें पूंजी से संबंधित ट्रांजैक्शन या इसके अलावा पार्टनर से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन इस खाते के अंदर लिखे जाते हैं, और इस विधि में साझेदारों के पूंजी खातों का शेष प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन ने किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरणों पर ब्याज की गणना। आहरणों पर ब्याज की गणना। आहरणों पर ब्याज की गणना के बारे में बात करें तो यहां पर अपन ने 2 मेथड पढ़े थे, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, और औसत विधि, एवरेज मेथड। गुणनफल विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब आहरण की राशि और समय दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, ऐसी कंडीशन में गुणनफल विधि का उपयोग करते थे अपन। और फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणा ब्याज दर बटा 100 गुणा 1/12। गुणनफलों का योग निकालने के लिए अपन एक सारणी बनाया करते थे, एक टेबल बनाया करते थे। उस टेबल में कुल मिलाकर 4 कॉलम होते थे। पहला कॉलम डेट का, डेट ऑफ ड्राइंग्स, दूसरा कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, थर्ड कॉलम जिस डेट को ड्राइंग की वहां से लेकर जिस दिन अपन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं वहां तक की अवधि, और चौथा कॉलम था प्रोडक्ट का, गुणनफल का। और प्रोडक्ट कैसे निकलता था, कॉलम नंबर 2 गुणा कॉलम नंबर 3, अर्थात अमाउंट गुणा ब्याज की अवधि। उसके बाद में एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कब लगता था, जब आहरण की राशि और समय दोनों ही क्या हो, पूर्व निर्धारित हो, अर्थात निश्चित हो। ऐसी कंडीशन में अपन एवरेज मेथड को यूज करते थे। और औसत विधि से ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता था अपना कुल आहरण, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट, ब्याज दर बटा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम अपॉन 12, औसत समय बटा 12। कुल आहरण आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नई चीज कैलकुलेट करनी है अपने को, एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है अपना प्रथम आहरण पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आहरण पर ब्याज की अवधि बटा 2। उसके बाद में 11th टॉपिक था अपना पूंजी पर ब्याज की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में बात की थी। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज कौन से शेष पर दिया जाता है, तो प्रारंभिक शेष पर। कई बार प्रश्न में प्रारंभिक शेष नहीं दिया हुआ होता, तो ऐसी कंडीशन में अपन ने फॉर्मेट सीखा था कि भाई प्रारंभिक कैपिटल अपने को, ओपनिंग कैपिटल अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बात की थी। और पूंजी पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला अपन ने सीखा था, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था अपना अंतिम खाते बनाने के बाद साझेदारी फर्म के खातों में समायोजन।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, अपना अकाउंटिंग ईयर पूरा हो गया, उसके बाद में अपने को पता चला कि इन अकाउंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स रह गई है, इन गलतियों को सुधारना है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अपने पास दो मेथड थे। पहला मेथड या तो अपन एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दें, और सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के लिए अपने को बनानी पड़ती थी एडजस्टमेंट टेबल, समायोजन सारणी का निर्माण करना होता था। या फिर दूसरा मेथड था एक प्रविष्टि न पास करके एक से अधिक जर्नल एंट्रीज पास करनी हो, और एक से अधिक जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए अपने को बनाना पड़ता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। और लास्ट टॉपिक जो था इस चैप्टर का अपना वो था साझेदार को गारंटी या आश्वासन। गारंटी या आश्वासन का मतलब क्या होता है? यदि कोई साझेदार कोई विशेष योग्यता रखता है या फर्म के लिए महत्वपूर्ण है तो उसे न्यूनतम लाभ का आश्वासन दे दिया जाता है। इसे ही साझेदार को गारंटी या आश्वासन कहा जाता है। और जो गारंटी के जो प्रकार अपन ने पढ़े थे वो 4 प्रकार पढ़े थे। या तो फर्म द्वारा गारंटी, अर्थात इसको कहें तो संपूर्ण साझेदारों द्वारा गारंटी भी इसको कहा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में यदि कमी लाभ की कमी की राशि रहती है तो उस कमी की राशि को शेष सभी साझेदार द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा पॉइंट था अपना साझेदार द्वारा गारंटी। यदि किसी एक साझेदार को किसी पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जाए कि आपका लाभ कम से कम इतना तो होगा ही होगा, और अगर उसमें कमी रहती है तो उस कमी की राशि को मैं खुद वहन करूंगा, तो इसे अपन साझेदार द्वारा गारंटी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था अपना फर्म द्वारा गारंटी। कोई पार्टनर ये भी कह सकता है कि मैं फर्म को कम से कम इतना लाभ कमाकर दूंगा, तो न्यूनतम इतना लाभ कमाकर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर पार्टनर लाभ कमाकर देता है तब तो ठीक है, और अगर लाभ कमाकर नहीं देता तो उसकी कमी की राशि को गारंटी देने वाले साझेदार के पूंजी खाते से चार्ज किया जाता है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट था अपना फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, जिसमें कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 दोनों मर्ज थी। तो ये था अपना पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन का चैप्टर। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।